Good morning, students. Today we study about the class 8 science first lesson crop production and management. इसके बारे में हम जानेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्या होता है। तो देखिए, क्रॉप की बात जब आए तो ये सबसे पहले हम क्रॉप की बात करेंगे। तो यहाँ when plants of some kinds are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop. जब पौधों का एक लंबे लार्ज स्केल पे उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, जिससे कि ह्यूमन फूड की जो नीड्स है उसको कंप्लीट किया जा सके, तो उसे क्रॉप कहते हैं। क्रॉप जो होती हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। टाइप ऑफ क्रॉप्स की बात करेंगे हम, तो इसमें आ जाती है पहले देखिए खरीफ की क्रॉप। तो खरीफ क्या होती है भाई? तो ऐसी क्रॉप्स देखिए, द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन्स और खरीफ क्रॉप्स, जो रेनी सीजन में बोई जाए और उसे नवंबर दिसंबर यानी जुलाई अगस्त के टाइम बोई जाए और नवंबर दिसंबर के मंथ में उसे काट लिया जाए, तो ऐसी फसल को हम खरीफ की फसल कहते हैं, जिसमें आपका है पैडी है, मेज है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट्स है और कॉटन ईटीसी है। ये सारी फसलें जो होती हैं ये आपको देखने को मिलेगा कि इन फसलों को हम जुलाई अगस्त के मंथ में बोते हैं और नवंबर दिसंबर में काट लेते हैं, तो इन फसलों को हम खरीफ की फसल कहते हैं। यहाँ बात आती है रबी की फसल। तो जब रबी की फसल की हम बात करते हैं तो रबी की फसल ऐसी फसल्स होती हैं, दोज क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, जिनको विंटर सीजन में हम बोते हैं, वो क्या कहलाती हैं? रबी की फसल, यानी कि नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं और ये जो होती हैं वो लगभग फरवरी मार्च अप्रैल के मंथ में काट ली जाती हैं। तो इन फसलों को हम कहते हैं रबी की फसल, जिसमें आपका वेट आता है, ग्राम चना है, पी है, मस्टर्ड है, इंसीड्स है। ये सारी फसलें जो हैं वो रबी की फसल कहलाती है। और हम देखिए यहाँ लिखा बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी किसी भी क्रॉप को बोने के लिए हमारी जो बेसिक चीज़ें होती है वो क्या होती है जिससे कि उसका प्रोडक्शन अच्छा हो। उसमें पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करते हैं हम कि मिट्टी हमारी कैसी है। उसके लिए मिट्टी को तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं भाई? देखिए यहाँ पे शोविंग है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, उनको मिलाते हैं हम, इरीगेट्स करते हैं, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें जो अनयूजुअल चीज़ें होती हैं उनको बाहर करते हैं, हार्वेस्टिंग कटाई है और उसके बाद उसका स्टोरेज है, यानी कि फाइनली हम अनाज को ला करके स्टोर करते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है भाई कि हम मिट्टी को अपने अकॉर्डिंग मिट्टी को पहले खेत को प्लाउ करते हैं। यहाँ लिखा प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर फूड प्रोडक्शन, इट रिक्वायर्स 3 स्टेप दैट आर, यानी कि जो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है वो पहला उसका स्टेप कल्टिवेटिंग होता है। क्रॉप बोने के लिए सबसे पहले कल्टिवेट करते हैं उस प्रोडक्शन जो फूड प्रोडक्शन है। रिक्वायर्ड्स 3 स्टेप्स दैट आर, इसमें 3 स्टेप यूज किए जाते हैं। जब प्लाविंग, तो प्लाविंग क्या है भाई? तो प्लाविंग का मतलब होता है खेत को जोतना। सबसे पहले हम जो फील्ड्स होते हैं उनको प्लाविंग करते हैं। तो जब फील्ड को प्लाविंग करते हैं उसके बाद सेकेंड स्टेप जो होता है इस पे होता है लेवलिंग, यानी प्लाउड सॉइल इज क्वाइट लॉस सो इट इज लिएबल टू बी कैरिड अवे बाय स्टोरेज स्ट्रॉन्ग वीड्स आर वाश्ड अवे फॉर रेन। जो प्लाउ फील्ड होते हैं उनकी मिट्टी अप्स एंड डाउन हो जाती है, इस कारण जो होते हैं फील्ड रफली हो जाता है, तो उसको लेवलिंग करते हैं हम। मैन्योरिंग है, मैन्योरिंग में हम कुछ मैन्योरिंग मीन्स एडिंग मैन्योर टू द सॉइल, सॉइल में मैन्योर्स को मिलाते हैं। ऑर्गेनिक जो मैन्योर होते हैं
फर्टिलाइज़र्स हैं, इन सब को मिला करके मिट्टी में ह्यूमस और कार्बनिक जो सब्सटेंस होते हैं उनकी मात्रा को हम मिलाते हैं। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिसको हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहते हैं। और तब हमारी जो मिट्टी होती है वो बोने के लिए तैयार हो जाती है। और उसके बाद सोविंग, देखिए बोने के लिए तैयार मिट्टी को क्या कहते हैं, सोविंग। उसके बाद कहते हैं द प्रोसेस ऑफ स्केटिंग और पुटिंग सीड्स इनटू द ग्राउंडी कॉल्ड सोविंग। प्रोसेस ऑफ स्केटिंग और पुटिंग यानी कि बीज को मिट्टी में डालते हैं, हम बिखेरते हैं और पुनः मिट्टी के साथ उसको मिला देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम सोविंग कहते हैं। और उससे पहले की जो प्रोसेस होती है, कह रहे कि हम किसी चीज़ को बोने से पहले उसमें अच्छे क्वालिटी के बीज को हम चूजते हैं। तो ये कह रहा है कि बिफोर सोविंग गुड्स क्वालिटी आर सेलेक्टेड। गुड क्वालिटी सीड्स क्या होते हैं, गुड क्वालिटी सीड्स जो हेल्दी हो, क्लीन हो, जिनमें कोई जो फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिसीज, जो डिसीज से और इन्फेक्शन से फ्री हो, तो ऐसे बीज को हम क्या कहते हैं, गुड क्वालिटी सीड्स कहते हैं। और देयर आर 2 मेथड ऑफ सोविंग सीड्स, बीज को बोने के 2 मेथड्स होते हैं। सोविंग बाय हैंड, एक तो होता है हाथों से, जैसे हम मिट्टी को हाथ से कुदाल, खुरपी, इन सब के माध्यम से बीज को मिट्टी में डालते हैं, तो वो होता है सोविंग विथ सीड्स। ड्रिल इज़ कंसाइडर्ड बेटर दैन सोविंग विथ हैंड। जिस वर्तमान में जो सोविंग विथ हैंड के बदले हम ड्रिल मेथड का यूज़ कर रहे हैं, जो ड्रिल के थ्रू बीज को मिट्टी में डाला जा रहा है और सॉइल के अंदर बीज को डाल करके उससे क्रॉप प्रोडक्शन किया जा रहा है। द सीड्स आर इन रेगुलर रोज, जो सीड्स आर इन रेगुलर रोज, जिसके द्वारा सीड्स एक रोज में रेगुलरली एक इक्वल डिस्टेंस पे बोई जाती है। इट सेव्स टाइम्स एंड लेबर। और इसके द्वारा क्या होता है भाई, ड्रिल मेथड के द्वारा टाइम की भी बचत होती है और साथ साथ जो वर्कलोड है वो घट जाता है, यानी कि लेबर कम होता है। एडिंग ए मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र, हम मिट्टी में जब किसी प्रकार का ऑर्गेनिक मैन्योर या केमिकल फर्टिलाइज़र मिला करके मिट्टी की जो कैपेसिटी ऑफ ग्रोइंग द सीड्स है उसको बढ़ा देते हैं हम, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एडवांस मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइज़र। मिट्टी में उसको मिलाना कहते हैं, जैसे बुआई से पहले या बुआई के बाद भी हम पौधों को ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उसमें फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस है, इसकी जब हम बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि मैन्योर इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस obtained by the decomposition of animals wastes like cow dung, human। यानी कि जो मैन्योर है वो एक प्रकार का नेचुरल सब्सटेंस होता है जो एनिमल के डिकम्पोजिट वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनता है, जैसे काउ डंग है, ह्यूमन डंग है, सॉरी काउ डंग एंड ह्यूमन। इसके द्वारा हम मैन्योर का निर्माण करते हैं, यानी वो जब वो डिकम्पोज होते हैं तो मैन्योर बनते हैं। वेस्टेड एंड एनिमल रिसाइड्स, इसमें कह रहा है फर्टिलाइज़र, ये फर्टिलाइज़र इज ए साल्ट और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या साल्ट्स होते हैं। यहाँ कह रहा है कि मैन्योर कैन बी प्रिपेयर इन द फील्ड्स, मैन्योर को हम फील्ड्स में तैयार करते हैं जबकि फर्टिलाइजर्स को हम फैक्ट्री में तैयार करते हैं। ये डिफरेंस होता है उसमें कि फर्टिलाइज़र को हम फैक्ट्री में तैयार करते हैं जबकि मैन्योर को कहाँ तैयार करते हैं, सॉरी मैन्योर को हम फील्ड में तैयार करते हैं। A manure provides a lot of, a fertilizer does not provide any humus। इरिगेशन करें, इरिगेशन क्या है, ऑल द क्रॉप्स प्लांट्स नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ, जो जितने भी प्लांट्स हैं या क्रॉप्स हैं उनको ग्रोथ के लिए इरिगेशन की ज़रूरत होती है। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी सप्लाई वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड पीरियडिकली। जो क्रॉप्स बोई जाती है, प्लांट्स होते हैं, उनको सप्लाई वाटर सप्लाई किया जाता है जिससे कि वो अपने ग्रोथ और अपने नीड्स को पूरा कर सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरिगेशन।
द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी किसी पौधे या फसल को जो वाटर सप्लाई करने का प्रोसेस है उसको हम इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन कई प्रकार से होता है, इसमें इरिगेशन के कई सारे रिसोर्सेज हैं, और ये जो इरिगेशन होता है वो नेचर पे डिपेंड करता है कि जिस रीजन में कोई क्रॉप सोइंग की जा रही है उस रीजन में या उस क्रॉप को कितने वाटर की ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग उसका हम इरिगेशन करते हैं। इसके सोर्सेज बहुत सारे हैं, जैसे कैनल्स हैं, वेल्स हैं, लेक हैं, रिवर्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं। इन सब के द्वारा हम इरिगेशन करते हैं। एक बड़े स्केल पे वर्तमान में ट्यूबवेल के द्वारा इरिगेशन किया जाता है। इसमें बहुत सारे पुराने मेथड भी हैं, जैसे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है। तो पहले जो इरिगेशन के प्रोसेस थे वो ढुकली है, चैन पंप है, मोएट है, पुली सिस्टम जो था, लीवर सिस्टम है, इन सब के रास्तों से, इन सब के माध्यम से इरिगेशन किया जाता था। वर्तमान में हम तरह तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्यूबवेल के द्वारा। ट्यूबवेल चलाने के लिए कई प्रकार के सौर प्लेट्स, डीजल इंजन्स, पेट्रोल इंजन्स, बिजली, इन सब का इस्तेमाल करके हम ट्यूबवेल के द्वारा इरिगेशन कर रहे हैं। और पहले ढेकुली, जैसे कुआं हुआ करता है, नहरें होती हैं, इन सब के माध्यम से इरिगेशन होता था। मॉडर्न मेथड जो है इरिगेशन का वो देख सकते हैं आप, स्प्रिंकलिंग ऑफ सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, फसलों पे फव्वारे की तरह स्प्रिंग बौछार की जाती है पानी का। ड्रिप सिस्टम ऐसा भी होता है, बूंद बूंद फसलों को पानी दिया जाता है। तो ये मॉडर्न सिस्टम है इरिगेशन के। ये रिमूविंग द वीड्स क्या होता है देखिए, तो जो खेती के समय कुछ ऐसी अननेसेसरी चीज़ें फसल के साथ जम जाती है जो फसल को नुकसान पहुंचाती है, उसके डेवलपमेंट को रोकती है, ग्रोथ को रोकती है, तो उन चीज़ों को फसल से बाहर निकालने की प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। यानी द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। यानी कि जो अननेसेसरी या चीज़ें जो होती है फसल के लिए उसको फील्ड से निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम वीडिंग कहते हैं। जो वीडिंग का सबसे बेस्ट टाइम होता है, हम जब उसमें भी प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, या तो पहले हम बुआई से पहले निकाल दें वीड्स को, या उनमें फूल लगने से पहले निकाल दें। इसके कई तरीके होते हैं। इसके बाद बात आती है हार्वेस्टिंग, स्टोरेज ऑफ फूड ऑर्गेन्स। हार्वेस्टिंग क्या है भाई, देखिए जब फसल हमारी तैयार हो जाती है तो आफ्टर क्रॉप के तैयार होने के बाद हम फसल को कटाई करते हैं, फसल को काट करके हार्वेस्ट करके अपने आवश्यकता के हिसाब से उसे तैयार करते हैं, घर पे लाते हैं। तो फसल का खेतों से यानी पौधों से अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। खेत से काट करके अलग करना हार्वेस्टिंग कहलाता है। द कटिंग एंड द गैदरिंग ऑफ द नेचर ऑफ फूड्स क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद स्टोरेज होता है। यहाँ का द प्रैक्टिस और मीन्स whipping grains until is sold or used is called storage। यानी कि जब फसल को हम कटाई कर लेते हैं तो कटाई के बाद फसल को हम ला करके घर पे स्टोर करते हैं। तो स्टोर करने की जो प्रोसेस है वो स्टोरेज कहलाती है। तो इसमें कई तरह की फसलें होती है। उसमें देखिए कुछ जैसे हमने आपको बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप, उनमें आपने पढ़ा रबी और खरीफ की, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स जब पढ़े तो उसमें एक चीज़ें ऐसी भी कुछ क्रॉप्स आपको देखने को मिलेगी जो कि आपको ना तो रबी के टाइम में दिखेगी और ना ही खरीफ के साथ। वो फसलें ऐसी होती है जो दोनों की मिड में बोई जाती है। जैसे हम क्या करते हैं, रबी की फसल की बुआई हम नवंबर दिसंबर मंथ में करते हैं और उसकी कटाई कब कर लेते हैं भाई, तो उसकी कटाई हम करते हैं मार्च अप्रैल में। तो मार्च अप्रैल में जब उसकी हम कटाई कर लेते हैं, और जब जो खरीफ की फसल है उसकी बुआई हम जुलाई अगस्त में करते हैं,
और जुलाई अगस्त में बुआई करके इसकी कटाई कर लेते हैं हम नवंबर के टाइम में, नवंबर दिसंबर में कटाई कर लेते। इसके बीच जब जो रबी की फसल है उसकी बुआई नवंबर दिसंबर में होती है और कटाई इसकी हो जाती है मार्च या अप्रैल में। तो मार्च या अप्रैल में जब इसकी कटाई हो जाती है तो इसके बाद एक लंबा समय अंतराल मिलता है इसमें। देखिए यहाँ पे जुलाई अगस्त में बुआई होगी, मार्च अप्रैल में कटाई हो गई, तो इसके बाद लगभग अप्रैल मई जून, ये हमारे पास 3 माह का टाइम बचता है। इस 3 माह में हम चाहें तो कोई अन्य फसलें उगा सकते हैं। तो इस बीच में हम अकॉर्डिंग टू सीजन एंड टेम्परेचर ऑफ नेचर हम तरह तरह की फसलों की बुआई करते हैं। जैसे कि हमारे क्षेत्र में अगर हम ईस्टर्न यूपी में देखें तो हमारे यहाँ इस समय टेम्परेचर हाई होता है। अप्रैल मई और जून के टाइम में टेम्परेचर हाई होता है और वर्षा का अंतराल कम होता है। तो इस समय हम ऐसी फसलों को बोते हैं जो हाई टेम्परेचर में ग्रोथ कर सकें, जैसे वाटरमेलन्स है, तरबूज, खरबूज, ये सारी फसलें, या फिर इस समय उड़द भी बोई जा रही है, आप देख सकते होंगे। तो या कुछ पुरानी फसलें थी जैसे सीन, जिसको चीना कहते हैं आप लोग, ये फसल बोई जाती थी। तो ये जो इस टाइम बोई जाने वाली फसलें, इनको जायद की फसल कहते हैं, हम जायद क्रॉप्स कहते हैं। इस तरह से जो फसल हैं, क्रॉप्स हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं। और क्रॉप्स में की जो सेफ्टी है वो उसमें डिपेंड करता है कि क्रॉप्स में किस प्रकार के केमिकल्स का यूज़ हम कर रहे हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कि जितने भी क्रॉप्स में हम केमिकल का यूज़ करते हैं तो इसमें मैन्युअर और केमिकल फर्टिलाइज़र, आप ये देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइज़र की हम बात करें, ऑर्गेनिक मैन्युअर और केमिकल फर्टिलाइज़र। तो ऑर्गेनिक मैन्युअर और केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करें तो ये आपसे बताया कि आप नेचुरली इसको प्राप्त करते हैं, जैसे काऊ, फैलो, जो एनिमल्स हैं उनके डंक से। ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है, ऑर्गेनिक मैन्युअर के थ्रू जो फार्मिंग की जाती है उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो प्योरिटी होती है, प्योरिटी जो होती है वो केमिकल फर्टिलाइज़र की अपेक्षा ज़्यादा होती है। इट मीन्स दैट कि दिस टाइप ऑफ ग्रेन्स आर हेल्दी फॉर अस, यानी कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स की अपेक्षा ये ज़्यादा हेल्दी होते हैं। जबकि केमिकल फर्टिलाइज़र जो होते हैं, जो सॉइल है, सॉइल की जो प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी है उसको धीरे धीरे कम करते हैं, जबकि ऑर्गेनिक मैन्युअर में ये स्थिति नहीं पाई जाती है। तो वर्तमान में आप देख रहे हैं कि जितने भी डिसीज़ हो रही हैं, तरह तरह की इश्यूज आ रही हैं, बीमारियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसमें बहुत बड़ा एक रोल होता है केमिकल फर्टिलाइज़र का, कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग ना करके वर्तमान में हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करके क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। और ये क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है हमारे लिए बहुत ही घातक साबित हो जा रहा है। इनके थ्रू तरह तरह के केमिकल्स का जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर आ रहे हैं, तरह तरह के हमारे शरीर के पार्ट पुर्जों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इस तरह से हम बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि किसी भी फसल की बुआई करने से पहले किसान हाई प्रोडक्शन के लिए, ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो, अच्छे प्रोडक्शन के लिए किसान क्या करते हैं, तो पहले उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र की एक लेयर बिछा दे रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र की जो एक लेयर है वो कहीं ना कहीं जब उसमें सीड्स सो किए जाते हैं, तो सोइंग ऑफ सीड्स के थ्रू जब वो प्लांट्स डेवलप कर रहे हैं तो उनके ग्रोथ के साथ पुनः वो उस केमिकल फर्टिलाइज़र को एब्जर्व कर रहे हैं, और उन चीज़ों को जब हम खा रहे हैं तो उसके थ्रू जो केमिकल्स की मात्रा है वो हमारे अंदर आ रही है, और इस कारण से हमारे हेल्थ पे केमिकल्स का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे तरह तरह की स्थितियाँ आपको देखने को मिलती है, स्किन डिसीज़ हो रही हैं, यूरिन में यूरिया की मात्रा बढ़ जा रही है, यानी कि तरह तरह की जो बीमारियां हैं
उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े पैमाने पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज भी डिपेंड करता है, क्योंकि अब इसके कई रीजन्स हैं। एक तो है कि जो पॉपुलेशन हमारी है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग ना करें तो उस स्तर पर हम एक बहुत बड़ी जनसंख्या की भोजन पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो हमारी एक नीड्स हो जाती है कि एक बहुत बड़े समुदाय की भोजन पूर्ति करनी है, तो उसके लिए हम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं ताकि कम से कम जो फार्मिंग फील्ड्स है उस पर अधिक से अधिक मात्रा में हम प्रोडक्शन करा सके, क्रॉप प्रोडक्शन करा सके, जिससे कि एक बड़ी आबादी की भोजन पूर्ति हो सके। अगर हम ऑर्गेनिक मैन्योर पे डिपेंड करते हैं तो इतनी मात्रा में ऑर्गेनिक मैन्योर हमारे पास उपलब्ध नहीं है, पशुओं की संख्या भी पहले से घटती जा रही है। तो इस स्थिति के हिसाब से इतना ऑर्गेनिक मैन्योर प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है। अगर ऑर्गेनिक मैन्योर का हम इस्तेमाल करके क्रॉप प्रोडक्शन की कोशिश करते हैं तो इस स्थिति में जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही लेस होता है, और लेस प्रोडक्शन के कारण एक बहुत बड़ी आबादी की भोजन पूर्ति पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं केमिकल फर्टिलाइज़र की तरफ हमें मूव करना पड़ता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट करता है। तो इस तरह से स्वस्थ मनुष्य के लिए ज़रूरी है कि वो जो अनाज खा रहा है उस अनाज में केमिकल का कम से कम यूज हो, ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज़ किया जाए। ये चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं आपके साथ।